नमस्कार, मैं अजय कुमार। हर बात का दोष मीडिया को क्यों देना। जितनी दिलचस्पी हम सुशांत सिंह राजपूत के व्हाट्सएप चैट में लिखी बातों, चरस गांजा के नशे में लेते हैं, उतनी दिलचस्पी हमारे देश की मौजूदा स्थिति को बताने वाले आंकड़ों पर नहीं लेते, जिसका असर यह होता है कि करोड़ों लोग बेरोजगार होते हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, लेकिन इसका अता पता तक हमें नहीं चलता, हम पर इसका असर तक नहीं पड़ता। वित्त वर्ष 2020-21 की अर्थव्यवस्था के हालात के पहले तिमाही के आंकड़े आए हैं। जीडीपी में सालाना आधार पर -23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट की वजह से कोरोना महामारी बताई जा रही है, लेकिन अगर कोरोना महामारी इस गिरावट की वजह होती तो भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो भारत में गिरावट हुई है वह दूसरों मुल्कों की अर्थव्यवस्था में हुई गिरावट से कभी भी बहुत अधिक नहीं होती। जापान की अर्थव्यवस्था में -7.6%, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में -9.5%, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में -20.4% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरे देशों की तुलना में भारत में गिरावट सबसे अधिक हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड से पहले ही मंदिर के दौर से गुजर रही थी, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था दूसरों से बड़ी तेजी से गिरी। याद कीजिए खबरों का वह अंबार कि कोरोना के पहले मंदी की खबर कि ये होती थी कि कार लदे पड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है। पार्ले जी के बिस्कुट नहीं बिक रहे हैं, लेकिन सरकार यह मानने से इनकार कर रही थी कि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। बेकारी की दर 45 साल में सबसे अधिक होकर 6.1% हो चुकी थी और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फरवरी 2019 में यह 8.75% के रिकॉर्ड पर पहुंच गई। साल 2013 से लेकर 2020 के बीच प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ोतरी 7% सालाना रही और प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी मात्र 5.5% रही, यानी खर्चा कमाई से ज़्यादा हो रहा था। बचत कम हो रही थी, कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, बैंक टूट रहे थे। एक दशक पहले जो कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त बचत हुआ करती थी, वही बचत पिछले 10 सालों में कम पड़ने लगी और कर्ज का आकार दोगुना हो गया, यानी अर्थव्यवस्था पहले से ही डूबी हुई थी। और इस डूबी हुई अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी आई और अर्थव्यवस्था को वहां ले गई जहां वह साल 1980 के बाद से लेकर अब तक नहीं थी। सब कुछ ऐतिहासिक कहकर संबोधित करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने 40 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को यहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वह पहले कभी नहीं थी। एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 के पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन -39.3% रहा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 50.3% रहा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में -7.7% रहा, उद्योग सेक्टर में -38.1 रहा, फिर से सर्विस सेक्टर में -20.6 रहा, खनन क्षेत्र में 23.3 रहा, फिर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में -10.3% रहा, रियल एस्टेट में -5.3% रहा। केवल कृषि क्षेत्र में 3.4% की बढ़ोतरी देखी गई। दूसरे क्षेत्रों की तुलना करने पर यह बढ़ोतरी ठीक लगती है जो कृषि क्षेत्र में हुई, लेकिन कृषि क्षेत्र को ही देखने पर यह बढ़ोतरी कृषि क्षेत्र में हमेशा की तरह होने वाली बढ़ोतरी की तरह दिखती है। इसमें कुछ नया नहीं है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक मानव संसाधन लगा हुआ है और इसकी बढ़ोतरी 2.5 से लेकर 3.5 तक बनी ही रहती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सिकुड़न के आधार पर तो निश्चित रूप से कृषि की स्थिति ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि अगर यही स्थिति रहती और कृषि भी सिकुड़ जाता तो हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 30% के दर से उसमें गिरावट दर्ज की जाती। अनिंदो चक्रवर्ती कहते हैं कि बताइए, महंगाई की दर में 9% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन कृषि का ग्रॉस वैल्यू एडिशन करेंट और कांस्टेंट प्राइस पर केवल 2.3% ही रहा। इसका साफ मतलब है कि किसानों के पास अपनी पैदावार का असल कीमत नहीं पहुंच पाया। महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई से मिलने वाला पैसा किसानों के जीवन का हिस्सा नहीं बना है। अर्थशास्त्री और संख्याकविद स्टैटिस्टिशियन प्रणब सेन ने ब्लूमबर्ग ट्विंट से बात करते हुए कहा कि यह डेटा भी केवल लिस्टेड कंपनियों के आकलन से जुड़ा हुआ है। छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे व्यापार इस डेटा में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हो सकता है कि अभी की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति हो वह बहुत भयानक हो। जब अनौपचारिक क्षेत्र का डेटा आएगा और इन्हीं आंकड़ों को आगे की तिमाही के वार्षिक स्टेटमेंट में फिर से रिवाइज और परखा जाएगा तो स्थिति साफ होगी। प्रणब सेन आगे के अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि जैसा कि उम्मीद था वैसा ही हुआ। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सिकुड़न हुई, फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस में 10% की गिरावट उम्मीद से परे है। जब सरकारी तंत्र इतनी बुरी हालात में है
तो इसका साफ मतलब है कि जो अन्य क्षेत्र के हालात होंगे वह बहुत अधिक खराब होंगे। माइनिंग जैसे क्षेत्र में 23% की गिरावट आंकी गई है। यह भी उम्मीद से परे है, क्योंकि माइनिंग को एसेंशियल सर्विस में रखा गया था। हो सकता है कि मजदूरों की कमी की वजह से इस क्षेत्र में गिरावट आई हो। अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि आर्थिक शब्दावली में कहा जाए तो -23.9 की जो घटोतरी हुई है उसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कंट्रैक्शन के दौर में पहुंच गई है। आसान शब्दों में समझा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सिकुड़ चुकी है और जहां से इसकी शुरुआत होती है उससे भी गहरी खाई में गिर चुकी है, यानी नकारात्मक स्थिति में पहुंच चुकी है। पिछले साल के अप्रैल से लेकर जून महीने की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी और यही अर्थव्यवस्था अब 24 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति बहुत खराब होती है। तकरीबन 24% गिरावट का साफ मतलब है कि पहले अगर भारत में 100 रुपए का सामान उत्पादित होता था तो अब केवल 76 रुपए का सामान उत्पादित हो रहा है। इसलिए सबसे पहले तो भारत को 100 रुपए के उत्पादन पर आना होगा, उसके बाद आगे बढ़ने की बात होगी। इसलिए स्थिति बहुत खराब है। पिछले 40 सालों में देश ने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। अर्थव्यवस्था में 1-2% की बढ़ोतरी लाने के लिए निवेश की कितनी योजनाएं सामने आती हैं, निवेश पे कितना चर्चा किया जाता है, लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर अर्थव्यवस्था अपनी शुरुआती बिंदु से 24% नीचे गिर चुकी हो तब कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसलिए मंदी की तरह नहीं है, डूबने की तरह नहीं है कि उभर जाए, यह जमीन में धंस चुकी है। कोविड से पहले भारत की विकास दर तकरीबन 30% के आसपास थी। यहां तक पहुंचने के लिए इस साल की हर तिमाही में तकरीबन 29 से लेकर 30% के विकास दर की जरूरत होगी, जो कि पूरी की पूरी तरह से असंभव दिख रहा है। जो संभव दिख रहा है और जिसे होना तय है वह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले साल में और नेगेटिव रहने वाली है। अब सवाल यह उठता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की अर्थव्यवस्था को कुछ फायदा हुआ कि नहीं। आंकड़ों से साफ दिखता है कि 20 लाख करोड़ के नाम पर लोगों को देने के लिए प्रावधान किए गए 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं पहुंचा। एमएसएमई, लोन मेला, कॉरपोरेट छूट देकर अर्थव्यवस्था के इंजन को चलाने में भारतीय सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही। उल्टे बड़ा जटिल सवाल यह पैदा हो गया है कि आखिरकार भारत की अर्थव्यवस्था उभरेगी कैसे। उभरने का तरीका यह है कि खूब निवेश हो, इन्वेस्टमेंट हो, खूब डिमांड हो, खर्चा हो, उत्पादनकर्ता को मुनाफा दिखे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। लोगों को अपनी नौकरियां जाने का डर है, खर्चे पहले से भी कम किए जा रहे हैं, पैसे नहीं हैं तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है और इस तरह की स्थिति में जो प्रोड्यूसर है वह अपना मुनाफा भी नहीं देख रहा है। इसलिए सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, सारे बिंदु गड़बड़ चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि सरकार वहां पैसा डाले जहां से पैसा मिलने में सीधे बाजार में पैसा चला जाता है। ऐसे जगहों में सरकार को पैसे डालना चाहिए, सबसे आम आदमी के जेब में पैसे पहुंचाना चाहिए, वही पैसा बाजार में चलेगा। और सरकार की हालत यह है कि सरकार ने इस साल के बजट से निर्धारित फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे से अधिक का खर्चा जुलाई महीने में ही कर दिया है। सरकार का फिस्कल डेफिसिट अभी 8.21 लाख करोड़ हो गया है, जो इस साल के फिस्कल डेफिसिट से तकरीबन 103% है, जबकि अभी भी इस वित्त वर्ष को लेकर के कभी केवल 3 ही महीने खत्म हुए हैं और पूरा साल बाकी है। कहा जाता है कि जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं और अर्थव्यवस्था डुबान पर होती है, धंस चुकी होती है, तो वो दोहरा संकट के लिए लेकर आती है और इतिहास इसके बारे में बार बार बताता है। तो इससे बचने के लिए हो सकता है कि चीन का जो मुद्दा है वो खूब उछाला जाए और हो सकता है कि वहीं पे सब कुछ हमला हो और हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबी है, एक और संकट आए जो चीन के रूप में सामने आए और ये सरकार कुछ भी कर सकती है। शुक्रिया।